गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट सारणिक। हमने मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, पार्ट 2 में कराया मैंने, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो ही पार्ट कराया मैट्रिक्स के, क्योंकि बहुत इजी और उसके सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैंने सबके बारे में बता दिया। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इन सबके बारे में बता दिया। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाओ। मल्टीप्लाई बता दिया, एडिशन बता दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया, सब्सट्रैक्शन बता दिया। तो आई होप आप लोगों को उस वाली एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों कुछ हद तक सेम है, बस फर्क इतना है कि मैट्रिक्स का फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन सारणिक का एक फाइनल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और हमारी मैट्रिक्स जो है किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में उसमें ही होता है फॉर्म में, यानी कि वर्ग स्क्वायर ऑर्डर में ही होगा, यानी वर्ग के क्रम में ही होगा। ठीक है, उसके बाद यानी पंक्तियों की, रो की और नंबर ऑफ कॉलम जो दोनों हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद जो अवयव की पंक्तियों को स्तंभों एवं स्तंभों की पंक्तियों में बदलने पर एक नया अवयव प्राप्त होता है, जबकि ऐसा करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, जैसे हम अब अवयव हम पढ़ रहे थे, यानी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे। अगर हम मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो एक नया मैट्रिक्स मिल रहा था। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो भी हमारी मैट्रिक्स जो हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वही सेम रहेगी जो पहले थी, यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट के अंदर यही फर्क है। ठीक है, आज अब डिटर्मिनेंट कहते किसको हैं। जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स है ए, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक यूनिक नंबर आएगा। वो यूनिक नंबर क्या कहलाता है? वो यूनिक नंबर जो होगा, जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो इस ए का डिटर्मिनेंट कहलाएगा, यानी इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट कहलाएगा। वो एक यूनिक नंबर, ये इक्वल्स टू ये नहीं होता, लेकिन वो यूनिक नंबर इसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट। अब बात आती है हमारे इसके कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसे इसके अंदर सपोज करो केवल तुम्हें अगर एक यही दे रखा है, सिंगल एक ऑर्डर के अंदर क्या दे रखा है, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर दे रखा है तुमको अंदर, जिसके अंदर केवल एक ही नंबर है, यानी इवन ऑर्डर स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। जैसे इसके अंदर सपोज करो 3 है, तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा? 3। ये था 1 ऑर्डर के अंदर डिटर्मिनेंट। अगर 2 ऑर्डर के अंदर 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स यानी सपोज करो 2, 1, 4 एंड 3 हो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, यानी कि 2 3 = 6 -4 1 = 4 = 2। तो मैंने क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट का एक फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आता है, जो कि कितना है? 2। तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। कैसे सॉल्व करना है? अगर 2/2 की हो तो, अगर 3/3 की सारे डिटर्मिनेंट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सपोज करो ये 1 2 3 6 8 9 7 5 4। अब इसके अंदर सपोज करो मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो 1, फिर इसकी बात कर रहे हैं -2 प्लस, फिर इसकी बात कर रहे हैं, यानी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये दोनों छुप जाएंगे और बचेगा क्या? ये है। तो 8 × 4 = 32 -9 5 = 45। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये छुप जाएंगे, और ये 6 4 = 24 और 9 7 = 63, 24 - 63। अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये दोनों छुप जाएंगे, 6 5 = 30 और 8 5 7 = 56, 30 - 56। इस तरीके इसको सॉल्व करके हम इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये था हमारा 3 ऑर्डर के अंदर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, यानी कि ये इसको ले रहे हैं रो को तो ये पूरा, फिर इसकी बात कर रहे हैं तो ये दोनों, फिर इसकी बात कर रहे हैं तो ये दोनों। ठीक है, तो क्योंकि 2/2 के अंदर चेंज करके इस तरीके से सॉल्व करना है 3/3 को। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसका एक और तरीका है। अगर 3 हमारे पास अगर
3x3 की मैट्रिक्स आती है तो उसको करने का हमारे पास एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं सारूस डायग्राम, यानी कि सारूस आकृति। सपोज करो अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरीके से है A1 B1 और C1, तो ये A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये 3x3 का ऑर्डर है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर को हमें इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, यानी विस्तार करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग के जो कॉलम है, यानी कि A1 A2 और A3 और ये B1 B2 और ये B3, इसके अंदर केवल इस वाले से ऐसे, इस वाले को ऐसे, इस वाले को ऐसे, ये तीनों को लिख लिया। फिर इस वाले को ऐसे, इस वाले को ऐसे और इस वाले को ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि A1 B2 C3 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 C1 A2 B3, इसको मल्टीप्लाई करा प्लस सॉरी माइनस, क्या आएगा इधर माइनस, अब इधर से ले लो C1 B2 A3 C1 B2 A3 प्लस A1 C2 B3 प्लस B1 A2 C3, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे तो उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, यही हमारा डिटर्मिनेंट का 3 ऑर्डर का सारूस डायग्राम है जिसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर 1/1 का डिटर्मिनेंट हो तो कैसे सॉल्व करना है, वो आंसर उसका वही आ जाएगा। 2/2 का हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है, 3/3 का हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक के उपसारणिक की मतलब उपसारणिक और कोफैक्टर यानी सेकंड, इन तीनों के बारे में, दोनों के बारे में। तो देखो माइनर्स को अगर हम लिखते हैं m, ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, माइनर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ माइनर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि पंक्ति के मतलब पहली पंक्ति के अवयवों की, पहले पंक्ति के अवयवों की A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पहली रो के एलिमेंट, यानी पहली रो के एलिमेंट कौन सी, ये वाले, इनके मेरे को माइनर्स निकालना है। तो इनके माइनर्स कैसे निकलते हैं, जैसे मुझे A1 का निकालना है, तो A1 का माइनर्स कैसे निकलेगा, अगर मैं इसके निकाल रहा हूँ तो इससे A1, ठीक है, इसके अलावा इस पंक्ति में जो आ रहा है इसको छोड़ के ये पूरा यानी कि ये वाला पार्ट, इसका सॉल्यूशन यानी A1 B2 B3 C2 C3, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम इसको कि जैसे हम इसका निकाल रहे हैं तो ये वाला पार्ट, और इसका निकाल रहे हैं तो इस वाले को छोड़कर ये सारे, अगर इसका निकाल रहे हैं तो इस वाले को छोड़कर ये दोनों, ये इसके क्या कहलाते हैं, माइनर्स कहलाते हैं, और इसको बोलते हैं M1, इस तरीके से। और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब मैं आपको बता दूंगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखो हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रही है, आइए हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि के किस मान के लिए सारणिक K 2 4 -3 का मान 0 होगा। के किस मान के लिए,
यानी हमारी जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो हमारी सारणिक है, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए के की किस वैल्यू के लिए। तो देखो मैंने क्या करा, ये क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, के 2 4 और ये -3, इसके इक्वल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी अभी 2/2 की, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3k माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी -3k इज इक्वल्स टू 8, तो k इज इक्वल्स टू 8/3, माइनस का 8/3 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी k की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, -8/3। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, अगर x y 2 और 4 इज इक्वल्स टू 0 हो तो x रेशो y कितना होगा। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारी डिटर्मिनेंट x y 2 4 इज इक्वल्स टू 0 हो तो हमें x रेशो y फाइंड आउट करना। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 2y, ये y मल्टीप्लाई में तो इसके अपोन में आएगा, यानी x अपॉन y इक्वल्स टू 2, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में जाएगा, यानी कि 1/2, यानी इसका x रेशो y कितना आ गया, 1/2, यानी कि हम जानते हैं, हमने निकाल लिया कि x रेशो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम इसके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि 2 3yx यानी कि 2 3yx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 हो, ओके। फिर दूसरी क्या दे रखा है, xy 4 2 और 2 इक्वल्स टू 7 हो, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कोई बात नहीं, हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। अब देखो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो हम इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी कि विलोपन विधि लगाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और एक 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कट हुआ, तो y इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई, -3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो भाई, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, 3 3 इज 9 इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 4 माइनस 9, यानी x इक्वल्स टू माइनस का 5/2, यानी x की वैल्यू तो आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई -5/2, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ओपन करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ईजी है एक्सरसाइज 4.1 तो। ठीक है, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो, कोई बात नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये क्वेश्चन में गिवन है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, देखो x स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो -1 -3 -1 इंटू -3 मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल्स टू 0, ये इससे ये कट।
इससे ये करा तो माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, क्योंकि ग्रेटर डिजिट माइनस की है। ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 2x इक्वल्स टू 3। ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी कि 3/2, यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 3/2। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ढंग से देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट के प्रथम स्तंभों के अवयवों की उपसारणिक एवं शेखंड यानी कि माइनर्स और फैक्टर कोफैक्टर लिखने हैं फर्स्ट कॉलम के। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के जैसे क्या कह रहा है ये 1 - 3 2 1 - 3 2 4 - 1 2 4 - 1 2 3 5 2। अभी कह रहा है कि कोफैक्टर लिखने हैं फर्स्ट कॉलम के, यानी इसका लिखना है पहले तो इसका लिखने के लिए मैं इसको क्या बोलता हूँ a1 बोलता हूँ। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 12। कैसा आया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। फिर मैं इसको बोलता हूँ, देखो ये जो चीज़ थी ये क्या थी, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ये था दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों कॉलम तो जाएंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 16। इसको मैं बोलता हूँ A31। आ रहा है समझ में कैसे निकाल रहे हैं, यानी पूरी लाइन तो गायब होगी, साथ में ये लाइन भी गायब होगी। अब बचा क्या ये वाला, यानी माइनस का 6 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये हमने क्या निकाला, ये तो थे माइनर्स, क्या थे ये माइनर्स, A11 A21 और A31। ठीक है, अब माइनस के बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं देखो, यानी हमें F11 निकालना है, यानी पहले इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 और इन दोनों का सम कितना है 1 और 1 2, तो इन दोनों का सम 1 + 1 इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू आई A11 की वो, यानी कि -1 का स्क्वायर और A11 की वैल्यू कितनी -12, तो इक्वल्स टू -12। अब निकालना F12 कैसे निकालेंगे, -1 की इन दोनों का सम, यानी कि 1 + 2। ठीक है, और A21 इधर निकाल रहे F21, तो 2 + 1, तो इधर भी क्या लिख देंगे A21, यानी -1 A1 की पावर -3 तो -1 और A21 की वैल्यू 16 माइनस का, तो माइनस +16। अब निकाल रहे हैं F31, यानी कि -1 3 + 1 और A31, तो -1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 और ये -4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये तो थे हमारे माइनर्स और ये थे हमारे कोफैक्टर्स। तो ये हमारा आंसर देखते हैं क्या है, सही है क्या, A11 -12 -16 -4 -12 16 और -4। अभी हमसे कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल वैल्यू। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे -12 इंटू -12। देखो एक बार वापिस आपको बताता हूं मैं कैसे इसकी फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना। इसकी वैल्यू सारणिक A का मान निकालने के लिए, यानी सारणिक A का मान कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें कॉलम इसका निकालना है, तो ये 1 इंटू -12। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, +4 16 प्लस
3 इंटू 4, देखो कॉलम फर्स्ट का निकाल रहे हैं इसलिए 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई -12, ठीक है। 4 इसकी वैल्यू कितनी आई 16, फिर 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई -4। तो देखो -12 प्लस 64 -12, तो 64 - 24 इज इक्वल्स टू 40। ये क्या है, सारणिक ए की वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 40। तो इस तरीके से हमको क्या करना था, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये था हमारा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट। इसका सेकंड क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड, 5th का सेकंड क्या कह रहा है कि AHG HBF GFC इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट करना है कॉलम फर्स्ट के माइनर्स और कोफैक्टर। तो कॉलम फर्स्ट को हम क्या कह रहे हैं, A11, इसको कैसे बताया था, इसको छोड़कर, इसको और इसको छोड़कर ये BC माइनस F²। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं A21, यानी कि इसको और इसको छोड़कर HC माइनस GF। फिर A31, यानी कि इसको और इसको छोड़ के HF माइनस BG। ये तो थे हमारे क्या, माइनर्स। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि F11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं कि -1 का 1 + 1 और इसकी वैल्यू कितनी है BC माइनस F²। तो ये कितना हो गया BC माइनस F², यानी कुल मिलाकर अगर इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा, और इन दोनों का सम जो है वो ऑड नंबर में है तो उसका साइन माइनस आएगा। जैसे ही ऑड नंबर में है तो इसका आगे केवल क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, -SC माइनस GF। अगर इन दोनों का सम हो रहा है तो इसके आगे केवल प्लस ही रहेगा, यानी कि HF माइनस BG। अभी कह रहा है कि इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी सारणिक एक का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, A और A का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि BC माइनस F² प्लस H, और इसका क्या बताया था मैंने, -SC प्लस GF, ठीक है, प्लस G, और इसका क्या है HF माइनस BG, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ABC माइनस AF² माइनस H² C प्लस HGF प्लस HGF माइनस BG का स्क्वायर। तो देखो HGF 2 HGF प्लस ABC, तो ये तो क्या 2 HGF प्लस ABC, और ये क्या है माइनस का AF² माइनस का CH² माइनस का BG²। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई। किसकी है ये वैल्यू, सारणिक ए का मान है ये। क्या है ये, सारणिक ए का मान क्या है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस CH² माइनस BG²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का कंप्लीट हो गया। सबसे पहले माइनस निकालना बता दिया, कोफैक्टर्स बता दिया, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने बता दी इन्हीं की हेल्प से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि सारणिक का मान फाइंड आउट करना है। जैसे ये A इक्वल्स टू मैंने मान ली, क्या है 3 - 11 1 5 0 0 5 0 0 -10 3 0। अगर मैंने देखा कि इसमें 2 0 आ रहे हैं, अगर मैं इसका पहले माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड आउट कर लूँ तो मेरी सारणिक की वैल्यू आसानी से, देखो हम कैसे निकाल सकते हैं सारणिक ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 - 0
फिर आएगा प्लस माइनस। अब इसकी बात कर रहा हूँ तो 11, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो 0 माइनस 0, फिर आएगा +1 और इसकी ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 0। ठीक है, तो सारणी के की वैल्यू कितनी आ गई, 0 में से 0 गया तो 0 माइनस 0 प्लस 15, तो सारणी ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 15। ये हमारे पास 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 6 नहीं सॉरी 7 क्या कह रहा है कि एक ABC, इसको A मान लिया मैंने, एक ABC, एक AB, दूसरा कह रहा है माइनस A एक C, -B -C और एक। इसमें कह रहा है कि इक्वल्स टू सिद्ध करो कि 1 + A² + B² + C², यानी कि ये दे रखा है हमको और उसके अंदर वो सिद्ध करना है। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये आना चाहिए, तो मैंने इसको सॉल्व करना चाहा। अगर पहले 1 लिया तो 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस C को C से करेंगे तो C², लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +C²। ठीक है, प्लस और इधर आएगा -A, इसको सॉल्व करते हैं, ये खत्म, -A माइनस माइनस प्लस, यानी -A माइनस और BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो -BC, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +BC। ठीक है, इसी तरीके से +B, तो ये आएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी AC, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +B। कैसे हो रहा है ये, एक तो इक्वेशन इसका माइनस और इसको सॉल्व करने पर माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में माइनस का फॉर्मूला माइनस साइन लगता है ना, जैसे 0 0 0 और ये 3 × 0, तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं, +1C² माइनस माइनस प्लस A² माइनस प्लस माइनस ABC प्लस ABC प्लस B², तो ये कट गया, तो 1 + A² + B² + C², और यही हमारा RHS है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.1 बहुत इजी थी, हमने सभी कर लिए, कोफैक्टर्स, माइनर्स और इसके जो 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को खोलना, 2 ऑर्डर की खोलना, 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को खोलना, हमने सभी पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये एक्सरसाइज 4.1। अब इसके पार्ट सेकंड के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 की और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझे पहले ताकि हम वो कर सकें। ठीक है,